तो चलिए बच्चों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं विषम पोषी पोषण। तो देख लीजिए, हमने विषम पोषी पोषण की परिभाषा लिखा है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। तो परिभाषा है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, ये अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों या पादपों पर निर्भर होते हैं, विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। तो बच्चों, परिभाषा में दिया गया है कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों के ऊपर या फिर किसी पादपों के ऊपर निर्भर होते हैं, वे सभी जीव परपोषी कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में यदि मैं आप लूं तो जैसे ये हो गया, जैसे मनुष्य। तो बच्चों, मनुष्य क्या करता है कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। ये अपने भोजन के लिए या तो पादपों के ऊपर निर्भर होगा या फिर अन्य जीवों के ऊपर। जैसे हम क्या करते हैं कि अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए पौधों को खाते हैं या पौधों के किसी भाग को खा लेते हैं, जिससे हमें अपना भोजन प्राप्त होता है। इसी तरह से हम कुछ जानवरों को भी खा करके अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। इसलिए आपका जो मनुष्य है, ये विषम पोषी पोषण के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही अन्य जीव जैसे गाय हो जाए, आपकी गाय, बकरी, ये सब क्या होते हैं? ये सभी जीव किसी अन्य पादपों के ऊपर निर्भर होते हैं, ये सभी अपना भोजन नहीं बना सकते। तो इसलिए इन सभी को हम कहेंगे विषम पोषी पोषण। और जो आपका विषम पोषी पोषण है, ये 3 भागों में बटा हुआ है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि विषम पोषी पोषण के कितने भाग हैं। तो मैंने बताया आपको कि विषम पोषी पोषण के 3 भाग होते हैं। तो चलिए उसको समझते हैं। तो ये हो गया आपका विषम पोषी पोषण। ये जो विषम पोषी पोषण है, ये 3 प्रकार का होता है। इसमें हम देखेंगे, जो पहला नंबर है आपका, ये हो गया, इस तरह से इसको 3 भाग में बांट दीजिए। तो यहाँ तीनों प्रकार को मैं लिख दे रहा हूं। जो पहला नंबर है, इसको कहते हैं प्राणी समभोजी पोषण। ये प्राणी समभोजी पोषण, इतना बड़ा नाम है इसका भाई। जो पहला नंबर है, इसको कहते हैं प्राणी समभोजी पोषण, ये पहला है। दूसरा आपका आ जाता है मृतोपजीवी, ये दूसरा नंबर है। और जो तीसरा नंबर है, उसको कहते हैं हम परजीवी, ये हो गया। तो आपका जो विषम पोषी पोषण है, ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहले नंबर को हम कहते हैं, ये पहला नंबर है, इसको कहेंगे प्राणी समभोजी पोषण। और जो दूसरा नंबर है, इसको कहते हैं मृतोपजीवी। और तीसरा नंबर जो आपका है, इसको कहते हैं परजीवी। तो हम अब इन तीनों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये प्राणी समभोजी पोषण क्या होता है। ये बच्चों, आप सभी लोगों के सामने आ चुका है प्राणी समभोजी पोषण। तो इसके अंतर्गत क्या है, पहले उसको पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि वे जीव जो विभिन्न जटिल भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं, प्राणी समभोजी कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वे सभी जीव जो जटिल भोज्य पदार्थों को ठोस अवस्था या फिर तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं, ऐसे जीवों को हम प्राणी समभोजी कहते हैं। ये इसका अर्थ हुआ है। तो इसके अंतर्गत जैसे आप देख लीजिए कि मनुष्य जो है, जैसे आपका मनुष्य देख लीजिए, जैसे मनुष्य क्या करता है कि जितने भी जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं, इन सभी जटिल भोज्य पदार्थों को ठोस अवस्था में ग्रहण करता है या फिर उसको तरल अवस्था में ग्रहण कर लेता है। इसी ग्रहण करने के कारण ही मनुष्य को हम प्राणी समभोजी पोषण के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे ही आपका हो गया कुत्ता क्या करता है कि जो भी कार्बनिक या अकार्बनिक ठोस भोज्य पदार्थ होंगे, उन सभी भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करने के कारण उसे भी हम प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। इस प्रकार के जितने भी जीव हों, यदि वे सभी जीव विभिन्न जटिल भोज्य पदार्थों को ठोस अवस्था में या फिर
तरल अवस्था में ग्रहण कर रहे हैं, तो उन सभी जीवों को हम प्राणी समभोजी पोषण कहेंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका प्राणी समभोजी पोषण। अब हम देखेंगे इसमें जो दूसरा था, दूसरा क्या था भाई, आपको याद होगा, तो दूसरा था मृतोपजीवी। तो चलिए देखते हैं कि ये मृतोपजीवी क्या होते हैं। वे जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीवों से प्राप्त करते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। इनका काम होता है कि जो भी जीव मृत हो जाएं या मर जाएं, उन मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करें और उन जीवों को अपघटित कर दें। यानी कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, उस जटिल कार्बनिक पदार्थों को ये सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। यदि ये जीव ना हो तो जैसे आप गांव में या फिर कहीं पर भी कोई जीव मर जाए तो वो सड़ जाता है, और सड़ने के बाद वो हमारे वातावरण में अनंत काल तक रहेगा। यदि ये जीव ना हो तो ये जीव होने के कारण जो हमारे मृतोपजीवी हैं, ये जीव क्या करते हैं कि उस मरे हुए जीव को खा करके उसे पचा लेते हैं, और पचाने के बाद वो संपूर्ण जीव नष्ट हो जाता है और वो अपघटित हो जाता है। अपघटित का मतलब है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और उस स्थान से उस जीव का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए ये हमारे जो मृतोपजीवी होते हैं, ये हमारे मित्र होते हैं। ये क्या करते हैं कि जितने भी मरे हुए जीव होते हैं उन सभी जीवों को खा करके हमारे पूरे वातावरण को स्वच्छ कर देते हैं। ऐसे ही कोई सड़ा हुआ पदार्थ हो, जैसे कोई सड़ी हुई लकड़ी हो जाए या सड़ा हुआ कोई अन्य पदार्थ हो, तो उन पदार्थों को भी ये क्या करते हैं कि अपना भोजन बना लेते हैं, उसको खा लेते हैं, खा करके उसे भी ये पचा देते हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं मृतोपजीवी। तो चलिए देखते हैं कि इनके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। तो जैसे आपका हो जाएगा, जैसे ये कवक हो गया आपका। कवक क्या करता है कि मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करके उन्हें नष्ट कर देता है। आगे ऐसे इसी तरह से आ जाए आपका जीवाणु। जीवाणु भी क्या करता है कि मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है। अब हम देखेंगे स्वपोषण एवं विषम पोषण में अंतर। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपकी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा। जब भी आपसे पूछा जाए कि स्वपोषण एवं विषम पोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए या फिर अंतर बताइए, तो आप क्या करेंगे, एक तरफ लिख दीजिए स्वपोषण और दूसरी तरफ लिख दीजिए विषम पोषण। उसके बाद आपका स्वपोषण में नंबर 1 है, यह हरे पादपों एवं जीवाणुओं में पाया जाता है। जो स्वपोषण की क्रिया होती है ये हरे पादपों के अंदर और जीवाणुओं के अंदर पाई जाती है। अब विषम पोषण में क्या है, यह कवकों एवं जंतुओं में पाई जाती है। जो विषम पोषण की प्रक्रिया होती है ये कवकों और जंतुओं के अंदर पाई जाती है, क्योंकि जंतु और कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसलिए इन्हें विषम पोषण कहा जाता है। अगला है स्वपोषण में नंबर 2, सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि स्वपोषण के लिए सौर ऊर्जा की आवश्यकता होगी, बगैर सौर ऊर्जा के ये अपना भोजन नहीं बना सकते। विषम पोषण में है सौर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जो विषम पोषी जीव होते हैं इन्हें सौर ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम ही हैं तो हमको कोई सौर ऊर्जा की थोड़ी ना आवश्यकता है कि हम बिना सौर ऊर्जा के अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। चाहे सौर ऊर्जा मिले चाहे ना मिले, हम तो अपना भोजन बनाएंगे ही, इसीलिए सौर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 3 है, इसमें हरित लवक पाया जाता है। यानी कि जितने भी स्वपोषण वाले पौधे होते हैं, यानी कि जो भी पौधे हों जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन सभी लोगों के अंदर हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक का मतलब है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की सहायता से ही हरे पादप अपना भोजन बनाते हैं। विषम पोषण में कह रहा है कि इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता। इसका मतलब है कि जितने भी विषम पोषी जीव होते हैं इन सभी के अंदर हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, मनुष्य हो गया, अन्य जीव, इन सभी के अंदर हरित लवक नहीं पाया जाता, यानी कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। आगे देख लीजिए कि स्वपोषण में क्या है। अगला नंबर है कि भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड व जल की आवश्यकता होती है। इसमें क्या है, भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होगी स्वपोषण में।
विषम पोषण में है, ये अपना भोजन स्वपोषी से प्राप्त करते हैं। जितने भी विषम पोषी जीव होते हैं ये अपना भोजन अन्य स्वपोषी पादपों या जीवों से प्राप्त कर लेते हैं। और आपका स्वपोषण में अंतिम नंबर है, इनमें भोजन का पाचन नहीं होता है। जितने भी स्वपोषी पादप होते हैं इन सभी के अंदर भोजन को पचाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपने देखा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं इन सभी के अंदर हमारे जैसा एक पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है और ना ही इन्हें भोजन को पचाने की आवश्यकता होती है। विषम पोषण में है, इनमें भोजन का पाचन होता है। जो भी विषम पोषी जीव होंगे इन सभी के अंदर एक विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। उसी पाचन तंत्र के द्वारा ये ग्रहण किए गए भोजन का पाचन करते हैं। जैसे मनुष्य हो गया तो मनुष्य के अंदर देखिए कि एक पूरा पाचन तंत्र पाया जाता है। यही पाचन तंत्र इनके द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों को पचाते हैं, पचा करके जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। और यदि आप इसमें एक नंबर और लिखना चाहें तो बना सकते हैं, स्वपोषण में इनमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है और विषम पोषण में एक और बन जाएगा आपका, इनमें पाचन तंत्र पाया जाता है। दोनों का एक एक अंतर और बना सकते हैं आप। और इसमें उदाहरण में लिखिएगा पेड़ पौधे यानी कि हरे पादप एवं जीवाणु। और आपका विषम पोषण है, इसके अंतर्गत मनुष्य आएगा, गाय बैल भैंस बकरी ये सब आ जाएंगे। तो इस तरह से दोनों का उदाहरण भी लिख लेंगे। अब हम देखेंगे मानव में पोषण। इसमें दिया गया है भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक पदार्थों का शरीर द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। यानी कि भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों का शरीर के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। जैसे मनुष्य क्या करता है कि जितने भी जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन सभी जटिल कार्बनिक पदार्थों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करने के बाद उसका जो शरीर होता है वो उन्हीं जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों के रूप में परिवर्तित कर देता है। इसी क्रिया को ही हम पाचन कहते हैं। आगे है, इस क्रिया को कार्यान्वित करने के लिए मानव शरीर में एक संपूर्ण तंत्र पाया जाता है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। यानी कि जो क्रिया हमने आपको बताया कि जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, तो इस परिवर्तन के लिए मानव शरीर में एक संपूर्ण तंत्र पाया जाता है, एक पूरा तंत्र पाया जाता है। इसी तंत्र के द्वारा ही जितने भी जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन होता है और इसी तंत्र को ही हम पाचन तंत्र कहते हैं। जिस तंत्र के द्वारा ये क्रियाएं होती हैं उसको हम कहते हैं पाचन तंत्र। देख लीजिए, ये हो गया आपका पूरा मानव में पाचन और पाचन तंत्र, ये दोनों परिभाषाएं हमने आपको बता दिया है। अब हम देखेंगे कि मनुष्य के अंदर पाचन तंत्र कैसे होता है और यही है आपका पाचन तंत्र। इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं मुख में क्या पाए जाते हैं? मुख के अंदर दांत होता है और जीभ। देखिए सबसे ऊपर है आपका मुख और मुख में है दांत और जीभ। उसके बाद क्या है कि उसके पीछे साइड में देख रहे हैं तो आपको लार ग्रंथियां दिख रही हैं। लार ग्रंथियों के बाद आप लार ग्रंथियों के थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा ग्रसनी, ग्रसनी जो कि है। उसके बाद आपका है श्वास नली, श्वास नली के बाद आएगा आपका श्वास ग्रास नली है। ये श्वास नली के नीचे है ग्रास नली और उसके नीचे है आपका यकृत। देख लीजिए इस साइड में यकृत है, इधर आपका यकृत हो गया और इधर ही आपका पित्ताशय है और दूसरी साइड में आप देख रहे हैं आपका है अमाशय और अमाशय के नीचे है आपका अग्नाशय, उसको भी देख लीजिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे इस साइड में तो है ग्रहणी जिसको हम छोटी आंत कहते हैं। उसके बाद है कोलन, कोलन यानी कि बड़ी आंत, ये आपकी बड़ी आती है।
उसके बाद और नीचे आएंगे तो आपका जो आंत के सबसे नीचे है उसको कहते हैं कृमि रूप परिशेषिका। ये हो गया आपका कृमि रूप परिशेषिका। और सबसे लास्ट में जो आएगा उसको कहते हैं हम गुदानाल, और गुदानाल के सबसे अंतिम किनारा होगा आपका गुदा द्वार। तो ये हो गया आपका संपूर्ण पाचन तंत्र। इसमें भोजन पचाने की जो प्रक्रिया आरंभ होती है ये मुख से ही शुरू हो जाती है, मुख से ही आपका भोजन पचना शुरू हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि मुख में क्या स्टार्ट करते हैं। आपका मुख, तो मुख जो होता है ये मनुष्य का प्रथम पाचन तंत्र कहलाता है। मुख से ही आपके भोजन का पाचन आरंभ हो जाता है। मुख के अंदर 2 जबड़े पाए जाते हैं और दोनों जबड़ों में दांत होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके भी पास 2 जबड़े होंगे, एक तो ऊपर वाला जबड़ा और दूसरा नीचे वाला जबड़ा। ऊपर वाले जबड़े में भी दांत होता है और नीचे वाले जबड़े में भी दांत पाया जाता है। ये जो दांत होते हैं ये भोज्य पदार्थों को काट करके छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं, जिससे कि इन्हें निगलने में आसानी हो। और दांत के बाद आपके मुख में एक जीभ पाई जाती है। देख लीजिए ये जीभ जो है, ये जीभ भी भोजन पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीभ का कार्य होता है कि जो भी भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया है या काटा गया है उसको लार के साथ पूरी तरह से मिक्स करके एकदम चिकना बना दे। चिकना बनाने के बाद ये भोजन आसानी से निगला जा सकता है। और क्या होता है, जीभ के अलावा आपके मुंह में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियों का कार्य होता है कि जो भी भोज्य पदार्थ आप ग्रहण कर रहे हैं उस भोज्य पदार्थ को लसीला बनाना, यानी कि चिकना बना देना। चिकना बना देंगे तो वो भोजन आसानी से निगल सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप एक सूखी रोटी खाइए तो आपकी जो लार होगी वो निकल करके उस सूखी रोटी को भी गीला कर देगी और गीला करके उसको चिकना बना देगी। चिकना बनाने के बाद उसको हम निगल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका मुख। मुख में सबसे पहला जो है दांत। तो चलिए हम देख लेते हैं कि मुख में दांत जो है ये कितने प्रकार के पाए जाते हैं। ये हो गया आपका दांत। तो बच्चों दांत जो है ये 4 प्रकार का पाया जाता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ये हो गया जो मनुष्य के मुख में दांत पाए जाते हैं, ये दांत 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला नंबर है इसको कहते हैं हम कृंतक। पहले नंबर को हम कहते हैं कृंतक। देख लीजिए ये हो गया आपका कृंतक। ये कृंतक पहला नंबर है। दूसरा नंबर हो जाएगा आपका रदनक। रदनक ये दूसरे प्रकार का दांत हो गया। और तीसरे प्रकार का दांत होता है इसको कहते हैं हम अग्र चवर्णक। ये हो जाएगा अग्र चवर्णक। और जो चौथा नंबर का दांत है इसको कहते हैं चवर्णक। ये हो गया आपका चवर्णक। तो देख लीजिए आपके मुख में यही 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ये हो गया आपका कृंतक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्र चवर्णक और चौथा है चवर्णक। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कृंतक दांत क्या होते हैं। कृंतक दांत की यहाँ पर परिभाषा दी गई है कि ये आगे की ओर लगे चपटे धारदार होते हैं। ये भोजन को कुतरने या काटने का काम करते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। 4 ऊपरी जबड़े में तथा 4 निचले जबड़े में पाए जाते हैं। यानी कि जो कृंतक दांत होते हैं इनकी संख्या कुल मिलाकर के 8 होती है। 4 ऊपरी जबड़े में होते हैं और 4 निचले जबड़े में। और इनका कार्य होता है कि किसी भी भोजन को, यानी कि जो भी भोज्य पदार्थ होगा उस भोज्य पदार्थ को कुतरने या फिर उसको काटने का काम करते हैं। और इनकी आकृति कैसी होती है तो दिया गया है, ये चपटे तथा धारदार होते हैं। चपटे होते हैं और बहुत ही धारदार होते हैं। और ये जबड़े में सबसे आगे की ओर होते हैं कि सामने वाले दांत ही होते हैं। ये आप प्रत्येक दिन खाना खाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी भी वस्तु को काटना चाहते हैं तो सामने वाले दांतों की सहायता से ही काटते हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे किनारे यहाँ ले जाकर के किसी वस्तु को काटेंगे, ऐसा नहीं काटते हैं।
कहाँ से काटते हैं आप? सामने वाले दांत से ही काट लेते हैं। तो जो सामने वाला दांत होता है इसी को कहा जाता है कृंतक दांत। और बात की जाए कि संख्या की, तो इनकी संख्या होती है 8, 4 ऊपरी वाले जबड़े में होंगे और 4 निचले जबड़े में। तो इस तरह से आपके कृंतक दांत हो गए। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका फिगर है। फिगर में देख लीजिए कि आपको दिखाया गया है कि 4 दांत जो सामने वाले हैं ऊपरी जबड़े में और 4 दांत जो आपके निचले जबड़े में है सामने वाले, यही आपके कृंतक दांत है। इस तरह से ये कृंतक दांत होगा। आपसे पूछा जाए कि कृंतक दांत क्या होते हैं तो आपको ये परिभाषा लिखना है और इस तरह से आपको फिगर बना देना है। अब हम देखेंगे रदनक। जो रदनक दांत, देख लीजिए यहाँ पर कृंतक दांत के बाद आएगा आपका रदनक। तो रदनक दांत में दिया गया है ये कृंतक से सटे नुकीले धारदार दांत होते हैं जो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, 2 ऊपरी जबड़े तथा 2 निचले जबड़े में पाए जाते हैं। तो बच्चों जो आपका रदनक दांत होता है ये कृंतक दांत से एकदम सटा हुआ होता है और ये दांत भी बहुत ही धारदार और नुकीला होता है। ध्यान दीजिएगा, धारदार और नुकीला होता है। ये किसी भी भोजन को चीरने या फाड़ने का कार्य करता है। और इनकी संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या कुल मिलाकर के 4 पाई जाती है। 2 ऊपरी जबड़ों में होते हैं और 2 निचले जबड़ों में होते हैं। आपने देखा होगा कि जितने मांसाहारी जीव होते हैं जो केवल मांस को खाते हैं उन जीवों के अंदर ये दांत कुछ ज्यादा ही विकसित होते हैं, यानी कि कुछ ज्यादा ऐसे निकले हुए होते हैं। जैसे आप कुत्ते को देख लीजिए तो कुत्ते के देखेंगे तो 2 दांत ऐसे ऊपर की ओर निकले हुए होंगे और 2 दांत ऐसे नीचे की ओर, इस तरह से 2-2 दांत निकले हुए होते हैं। 2 ऊपर का निकला होगा और 2 नीचे का। इसी तरह से शेर को देख लीजिए तो इसके भी 2 दांत ऊपर से निकले हुए होंगे, कुछ ज्यादा बड़े होंगे, और नीचे से 2 दांत निकले होंगे, कुछ ज्यादा ही बड़े होते हैं। ये दांत बहुत ही नुकीले होते हैं। इन्हीं की सहायता से मांसाहारी जीव मांस को चीरने या फाड़ने का कार्य करते हैं। मनुष्यों के अंदर ये दांत कम विकसित होते हैं, ये बहुत छोटे पाए जाते हैं, यहाँ बगल में साइड में होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि रदनक दांत को कहाँ हम पाते हैं और रदनक दांत का कार्य क्या होता है, इनकी संख्या कितनी होती है, कितने ऊपरी जबड़ों में होते हैं और कितने निचले जबड़ों में, इन सब की जानकारी हम यहाँ संपूर्ण प्राप्त किए हैं। अब यहाँ पर फिगर में देख लीजिए तो यहाँ पर जैसे डॉग दिख रहा है, नहीं कुत्ता, कुत्ते को देख लीजिए तो 2 दांत ऊपर का और 2 दांत नीचे का एकदम निकला हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से शेर को देख लीजिए, शेर का भी दांत है, 2 ऊपर का एकदम नुकीला है और 2 नीचे का एकदम नुकीला है। यही नुकीले दांत ही हमारे रदनक दांत कहलाते हैं। दोनों रदनक दांतों के बीच में ही आपका कृंतक दांत होता है। तो चल चवर्णक, तो अग्र चवर्णक में दिया गया है कि इनकी संख्या 8 होती है, 4 ऊपरी जबड़े तथा 4 निचले जबड़े में पाए जाते हैं। ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। तो आपको यहाँ देख लीजिए दिया गया है अग्र चवर्णक। तो बच्चों अग्र चवर्णक में बताया गया है कि इनकी संख्या 8 होती है, यानी कि जो अग्र चवर्णक होते हैं इनकी संख्या 8 होती है। 4 ऊपरी जबड़े में होते हैं और 4 ही निचले जबड़े में। आगे है कि ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, यानी कि जो आपके अग्र चवर्णक हैं इनका कार्य होता है कि जो भी भोजन आपके मुंह में पहुंचा है उस भोजन को ये पूरी तरह से पीस करके एकदम महीन कर दें, ये अग्र चवर्णक का कार्य होता है। और जिनके पास अग्र चवर्णक नहीं होता है वो बेचारे भोजन को पीसने में असमर्थ होते हैं, तो वो निगल जाते हैं, वैसे ही भोजन को निगल जाते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर अग्र चवर्णक का फिगर, ये देखिए दिया गया है। फिगर में आपको अग्र चवर्णक कि कहाँ पर पाया जाता है और इनकी आकृति किस तरह से होती है। अब हम देखेंगे चवर्णक, तो चलिए देख लेते हैं चवर्णक को भी। चवर्णक, तो इसमें दिया गया है कि इनकी संख्या 12 होती है, यानी कि जो चवर्णक दांत होते हैं इनकी कुल संख्या 12 होती है। 6 ऊपरी जबड़े तथा 6 निचले जबड़े में पाए जाते हैं।
यानी कि जो चौवर्णक दांत होते हैं ये ऊपरी जबड़े में भी छा पाए जाते हैं और निचले वाले जबड़े में भी छा ही पाए जाते हैं, यानी छा दांत ऊपर और नीचे पाए जाते हैं। ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, यानी कि जैसे हमारे अग्र चौवर्णक भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, उसी तरह से ये जो चौवर्णक होते हैं ये भी भोजन को पीसने का ही काम करते हैं। तो फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा ये चौवर्णक दांत, तो देख लीजिए फिगर में, ये हो गए आपके दांत। अब हम देखेंगे जीभ के बारे में। अब हम देखेंगे जीभ, जो आपका मुख होता है, इस मुख के अंदर एक जीभ भी पाई जाती है। आप सभी लोग जीभ से परिचित होंगे, सभी के पास अपनी अपनी जीभ है, तो भाई अपनी अपनी जीभ के बारे में आप जानकारी ले लीजिए कि जीभ का क्या कार्य होता है। तो बच्चों, जो जीभ होती है ये हमारे मुख के अंदर जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं उन भोज्य पदार्थों के साथ में लार को मिलाने का काम करता है। लार जो आपके मुंह से निकलता है उसी लार को भोजन के साथ मिक्स कर देता है, यानी घुमा घुमा करके उसको एकदम से मिक्स कर देता है। तो ये है आपकी जीभ। ये लार को मिलाने के साथ ही एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है, जो कि स्वाद को ग्रहण करना या टेस्ट को पहचानना। जो जीभ होती है यही आपको किसी भी भोज्य पदार्थ का टेस्ट बताती है, स्वाद बताती है कि इसका टेस्ट कैसा है। आपका जो भोज्य पदार्थ होगा वो खट्टा भी हो सकता है, नमकीन भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है। इस प्रकार हमारे जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं उन सभी का एक अपना स्वाद होता है। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारी जीभ होती है इस जीभ में किस स्थान पर कौन सा स्वाद प्राप्त किया जा सकता है। तो देख रहे हैं ये आपका पूरा जीभ का फिगर है। तो चलिए मैं शुरू से स्टार्ट कर देता हूं कि जीभ जो है ये एक मांसपेशी यानी कि मांस से बनी हुई एक संरचना होती है। जीभ क्या होती है? ये जो जीभ है ये एक मांस की बनी हुई संरचना होती है जो आकार में चपटा होता है, यानी कि चपटा आकार का होता है जीभ। जीभ से परिचित है सभी लोग, ये चपटे आकार की होती है। और यहाँ पर देख लीजिए जो आपको ये छोटा सा दो गोले दिख रहे हैं, ये दोनों जो गोले हैं इसको कहा जाता है घाटी ढापन। आप कभी भी अपने मुंह को खूब बड़ा खोलकर देख सकते हैं कि जीभ पर इस तरह से एक छिद्र बना होता है, उसी के अंदर एक घाटी जो होती है वो ऐसे उसी में फंसी रहती है। यही है आपका घाटी ढापन, इसी में आपका घाटी फंसा रहता है। उसके नीचे आ जाए तो ये है आपका टॉन्सिल। देख लीजिए टॉन्सिल है, ये टॉन्सिल है। और टॉन्सिल के नीचे आएंगे तो ये हमारी जीभ मिल गई। टॉन्सिल के नीचे आने पर हमको जीभ मिलेगी। अब देख लीजिए कि कड़वा। तो सबसे पहले ये आप जीभ देख रहे हैं, इसमें 4 पार्ट है, टोटल 4 भाग हैं। देख लीजिए ध्यान से। तो एक भाग आपका ऊपर वाला हो गया, ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर आपका एक भाग हो गया। दूसरा भाग आप देख रहे हैं यहाँ बगल में, और ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा। मैं नंबरिंग कर देता हूं जिससे आपको याद रहे। तो ये हो गया आपका पहला नंबर, ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, और ये हो गया आपका चौथा। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे जीभ है इसमें टोटल 4 पार्ट होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा यानी कि नंबर 1, ये कड़वे स्वाद को ग्रहण करता है, यानी कि सबसे ऊपर वाला भाग यहाँ पर हमको कड़वा स्वाद मिलता है। और साइड में यानी कि इस साइड में आपको खट्टा स्वाद मिलेगा। यहाँ पर दूसरे नंबर में देख रहे हैं जो ये वाला पार्ट होगा यहाँ से हमको खट्टा स्वाद मिलेगा। और यहाँ पर देख लीजिए कि दूसरे साइड में ये चौथा नंबर, यहाँ पर आपको नमकीन स्वाद मिलेगा। ये पूरा पार्ट जो है आपका नमकीन स्वाद का है। यहाँ पर जब आप कोई पदार्थ खाएंगे तो यहाँ पर जब आएगा तो यही हमको पार्ट बताता है कि भोजन खट्टा है या फिर नमकीन है। तो नमकीन होगा तो यहाँ से हमको स्वाद मिल जाएगा, खट्टा होगा तो हमको इस पार्ट से स्वाद मिलेगा। ऐसे ही कड़वा होगा तो ऊपर से। अच्छा भैया मीठा होगा तो कहाँ से मिलेगा? तो देख लीजिए ये सबसे आगे वाला भाग आपको मीठे का स्वाद दिलाता है, यानी कि जो जीभ का ये यही आगे वाला भाग ही आपको स्वाद की पहचान करवाता है कि ये मीठा है कि नहीं है। मीठा होगा तो सबसे आगे वाला भाग ही उसको टेस्ट कर लेगा, और यहीं से हमको पता चल जाएगा कि कोई भी भोज्य पदार्थ मीठा है कि नहीं है। तो ये देख लीजिए हमारा ये जीभ था, हमने इसके बारे में आपको जानकारी दे दिया। अब हम देखेंगे अगले लेक्चर में। ये आज का लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है। अगला लेक्चर आपके लिए होगा अमाशय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है।
उसके बाद हम देखेंगे पाचन ग्रंथियां, ये भी पूछा जाता है। तो पाचन ग्रंथियां, और इसके बाद हम देख लेंगे यकृत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मेरा अगला लेक्चर